हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉय क्लासेस। पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किए हैं। उसमें हम लोग देख चुके हैं कि करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम लोग मेजर करते हैं एमीटर से। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं जो डिवाइस, उसको बोलते हैं एमीटर। और इसको हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में, कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो डिवाइस है उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। और उसको कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल। सीरीज कनेक्शन हम लोग बात किए थे। पैरेलल कनेक्शन क्या होता है? इसमें जैसे कोई भी सर्किट है, उसमें जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स, तो दोनों कंपोनेंट्स के एक एंड को अगर एक पॉइंट में कनेक्ट करें और जो दूसरा एंड है उसको एक साथ लेके दूसरे एंड में कनेक्ट करें, दैट इज कॉल्ड पैरेलल सर्किट, पैरेलल कनेक्शन। यहाँ पे देख लीजिए, है ना, ये कोई वायर है, वायर का एक एंड ये है और ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, वोल्ट मीटर को V से डिनोट करते हैं। तो वोल्ट मीटर का एक एंड और इस वायर का एक एंड, दोनों का एक एंड एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है। और उसी तरह उसी वायर का दूसरा एंड और वोल्ट मीटर का दूसरा एंड, है ना, ये दोनों मिलके एक ही एंड पे जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के कनेक्शन को हम लोग पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है। और सीरीज में हम लोग देखे थे एंड टू एंड कनेक्शन। तो एमीटर देखिए यहाँ सीरीज में लगा हुआ है, वोल्ट मीटर जो है पैरेलल में। अब हम लोग इस एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, है ना। अभी हम लोग जान चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, इसको जानने के लिए इस एक्टिविटी को हम लोग देखते हैं। ठीक है, इससे हमको पता चलेगा इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। और सबसे पहले एक साइंटिस्ट है ना, जॉर्ज साइमन ओम, तो उन्होंने ही इस एक्टिविटी को किया था और उसी से जो रिलेशन मिला तो उसको हम लोग ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो देख लेते हैं एक्टिविटी क्या है। एक वायर ले लिए हैं, ये नाइक्रोम वायर है। ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग स्विच ले लिए हैं, सीरीज कनेक्शन में एमीटर है और यहाँ सेल है। और यहाँ हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर दिया है। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ जो सेल है ना, एक सेल, दो, तीन, चार, अलग अलग इस तरह से हम लोग सेल जोड़ दिए हैं। इससे क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका वैल्यूज चेंज होता रहेगा। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, इस टेबल में क्या किया है, जैसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4। सबसे पहले हम लोग ये कनेक्ट करते हैं एक सेल के साथ, है ना। अभी ये 3 सेल नहीं है, एक सेल के साथ कनेक्ट करते हैं और फिर वैल्यूज देखते हैं A और V, मतलब करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। मान लेते हैं जो भी वैल्यू है, पोटेंशियल डिफरेंस को V1 और करंट को I1 लिखते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग एक सेल की जगह हम लोग 2 सेल लगा देते हैं, है ना, तब यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो 2 सेल हो गया, उसका वैल्यूज बढ़ गया। ठीक है। और उस हिसाब से मान लेते हैं ये V2 है, ये I2 है। उसी तरीके से 3 सेल 4 सेल इस तरह लगा के हम लोग वैल्यूज नोट कर लेते हैं, है ना। अब मान लेते हैं, जैसे यहाँ मान लेते हैं कि V1 जो है ये 2 वोल्ट है, ये मान लेते हैं 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट। यहाँ हम लोग मान लेते हैं ये 10 एम्पियर, 20, 30, 40, है ना, मान लेते हैं इस तरह का वैल्यूज है। अब देखिए ये सारा वैल्यूज जो अलग अलग है, अब इसमें कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर हम रेशियो लेंगे V/I कीजिए, V/I मतलब ये 2/10 क्या हो जाएगा 0.2। ठीक है। उसी तरीके से 4/20, 4/20 कीजिए, है ना, इसका भी हो जाएगा, कट करेंगे 2 2 जा 2 10 जा, वही आ गया, है ना, तो 0.2। तो ये सारा जो V/I करेंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सबका जो आंसर है वो 0.2 0.2 इस तरह से एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है। क्लियर है? इसका मतलब क्या हो गया, जो V/I है, रेशियो अगर लेते हैं तो दैट इज अ कांस्टेंट। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे V जैसे जैसे बढ़ता है उसी हिसाब से I भी बढ़ रहा है। V यहाँ डबल हो गया तो I भी डबल हो गया, है ना। तो इसी रिलेशन को ओम्स लॉ के स्टेटमेंट में हम लोग देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस
across a wire of given metal is directly proportional। इसका मतलब क्या है, यहाँ देखिए इक्वल तो नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, ये जैसे बढ़ रहा है 2 टाइम्स बढ़ गया तो ये भी 2 टाइम्स बढ़ गया, तो इसी को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इसमें एक कंडीशन है ना, उस कंडीशन को भी जान के रखना है। प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, यही है ओम्स लॉ। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, है ना। यहाँ ये वाला वायर ले लिए, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं, है ना। तो हम लोग को क्या मिला, V/I एक कांस्टेंट मिला, ठीक है। तो इसमें जो कंडीशन क्या होना चाहिए कि टेम्परेचर सेम होना चाहिए। साथ ही इसमें क्या है, गिवन मेटल है, इस मेटल को अगर चेंज करेंगे तो वो चेंज होगा, है ना, इसीलिए गिवन मेटल दिया हुआ है। मतलब जो फिजिकल कंडीशन है वो भी सेम होना चाहिए। कॉपर वायर के लिए एक कांस्टेंट होगा, चेंज कर देंगे दूसरा वायर लेंगे, जैसे यहाँ नाइट्रो वायर लिया है तो उसका अलग हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हो गया ओम्स लॉ। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, दैट इज V। प्रोपोर्शनल साइन को ऐसे दिखाते हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, दैट इज I, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इक्वल साइन लेते हैं, साथ में एक कांस्टेंट, ठीक है। ये जो है तो कोई कुछ एक कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो VI के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो उस कांस्टेंट को यहाँ हम लोग R मान लेते हैं। R क्यों, अभी बात करेंगे। तो ये हो गया V = RI, ठीक है। और V/I = R, जहां R क्या है, where R is a constant, है ना। और इस कांस्टेंट को नाम दिया गया है रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, है ना, रेजिस्टेंस इसीलिए R, where R is a constant, यहां लिख लेते हैं, where R is a constant known as is a constant and is called resistance of the wire, ठीक है। रेजिस्टेंस है इसीलिए इसको R कहते हैं, क्लियर हो रहा है। अब थोड़ा R को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली रेजिस्टेंस से हम लोग क्या समझते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा याद कीजिए, इसके पहले दिन हम लोग बात किए थे कि कोई भी हम वायर लेते हैं तो उसमें जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, रैंडम मूवमेंट होता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने एटम से फ्री हो जाता है, तो वो एटम्स को हम लोग एटम्स नहीं कह के अब क्या बोलेंगे, आयन, है ना। एटम से अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो नाउ दैट इज नॉट एन एटम, इट इज पॉजिटिव आयन, क्योंकि उसमें अब जो प्रोटॉन है उसका नंबर ज्यादा हो गया, है ना, तो दैट बिहेव्स लाइक अ आयन। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गया तो बहुत सारे एटम से उतने सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे हैं, तो दोज इलेक्ट्रॉन्स मूव इन रैंडम मैनर। अब उस मूवमेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में कोलिजन हो सकता है, साथ ही इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो जो एटम्स है जो आयन बन चुका है उसके साथ भी कोलाइड करेगा। अब इस तरह से रैंडम मूवमेंट होता है। अब जब हम सेल से जोड़ देते हैं दे गेट अ डायरेक्शन, है ना, ये सारा बात कर चुके हैं। तो सेल से जोड़ने में क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव टर्मिनल से इट विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। जैसे सेल जोड़ देंगे तो ये सारा जो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो भी ये इधर पॉजिटिव है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो जो भी कोलिजन हो रहा है ना, उस बीच में एक डायरेक्शन जो मिल गया है तो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जैसे उस डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड जैसे इंक्रीज
इंक्रीज हो रहा है, फिर किसी से कोलाइड हो गया, या तो इलेक्ट्रॉन से या आयन से, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच कोलिजन हुआ या एक इलेक्ट्रॉन एक आयन के बीच कोलिजन हुआ, तो स्पीड फिर डिक्रीज हो गया। कोलिजन के बाद फिर से पॉजिटिव पोटेंशियल की ओर जा रहा है तो फिर से स्पीड इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से जो स्पीड है वो इंक्रीज डिक्रीज होते हुए सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे, है ना, टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोटेंशियल। क्लियर है? तो ये जो मूवमेंट हो रहा है तो इसमें क्या है, एक स्मूथ मूवमेंट नहीं है कि उसका स्पीड एक्सेलरेट होता जाएगा, है ना, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज होते हुए वो एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी ऑफ द वायर है जो कि इस फ्लो ऑफ चार्ज को रेजिस्ट कर रहा है ना, तो उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच दिस वायर रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम लोग वही कहते हैं, द प्रॉपर्टी, अच्छा यहां लिख लेते हैं ना, ये R जो है ये R एक्चुअली रेजिस्टेंस है, यहाँ इट इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये एक्चुअली है क्या, इज द प्रॉपर्टी ऑफ द वायर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे इस रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है। रेजिस्टेंस क्लियर हो गया, चूंकि रेजिस्ट करता है इसीलिए नाम पड़ गया रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसका एसआई यूनिट को ओम मान लिया गया, है ना, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि ओम्स लॉ है ना, ये ओम साइंटिस्ट का ही नाम है, तो इसीलिए रेजिस्टेंस को हम लोग एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और इस तरह से साइन ले लिया गया, ओमेगा का साइन है तो ये हम लोग ओम इस तरह से दिखाते हैं, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। अब हम लोग देखेंगे ये ओम जो है वो कैसे वोल्टेज दैट इज वोल्ट और ये करंट का यूनिट क्या होगा, एम्पियर, है ना, तो वोल्ट और एम्पियर के साथ इसका कैसा रिलेशन है। यहां जैसे V बाई I इक्वल टू R है, ठीक है, अगर इसको हम लोग इसके यूनिट के साथ देख लें 1 वोल्ट, और ये जो I है दैट इज 1 एम्पियर कर ले, तो ये क्या हो जाएगा 1 ओम, है ना, यूनिट के साथ रिलेशन देख रहे हैं, है ना, जो फिजिकल क्वांटिटी है पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस, इसका रिलेशन ये है। अब उसके यूनिट के साथ हम लोग देखते हैं कि इसका यूनिट होता है 1 वोल्ट, सॉरी वोल्ट होता है, करंट का एम्पियर और रेजिस्टेंस का ओम। अब यहाँ पे अगर हम 1 ले लेते हैं तो इसके हिसाब से ये 1 ओम होना चाहिए, इसके पहले भी इस तरीके से देखे, नाउ वी कैन डिफाइन 1 ओम, है ना, डिफाइन 1 ओम, तो इसका क्या हो जाएगा 1 ओम का ऐसा रेजिस्टेंस है ना, जब 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि 1 ओम है क्या, ओम है मतलब रेजिस्टेंस है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर यहां लिख लेते हैं 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, 1 ohm is the resistance of a conductor if 1 ampere current flows through it when the potential difference across its ends is 1 वोल्ट। ठीक है, ये हो जाएगा 1 ओम का डेफिनेशन। क्लियर हो गया? अब इसके बाद देख लीजिए, ये जो यहां से हम लोग क्या देखते हैं, ये जो R है V बाई I है, तो I क्या हो जाएगा
यहाँ से हम लोग देखते हैं I जो है वो हो जाएगा V/R। इससे क्या देखते हैं, R नीचे है, मतलब I जो है अगर वोल्टेज को हम सेम रखते हैं, मतलब कांस्टेंट रखते हैं, तो I क्या हो जाएगा, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। अगर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाय R, मतलब K इंटू 1/R है ना, अगर वो कांस्टेंट हो जाता है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा, रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो करंट हो जाएगा हाफ। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ हम लोग क्या किए थे, सेल हम लोग चेंज किए थे ना, जो अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग चेंज करते हुए करंट को मेजर किए थे। अब मान लेते हैं कि इसको हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, तो करंट को हम लोग कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, इस R को चेंज करके। ठीक है, तो वैसे R जिसको कि हम लोग चेंज कर सकते हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, है ना। तो उस R को चेंज करते हुए हम लोग करंट को रेगुलेट कर रहे हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं। तो वैसा डिवाइस जो कि विच हेल्प्स टू रेगुलेट द करंट, उसको बोलते हैं रियोस्टैट। जो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो उसमें लैब में ये रियोस्टैट रहता है। हमेशा हम लोग सेल को चेंज करके इस तरह ओम्स लॉ नहीं देखते हैं, तो उसके जगह हम लोग क्या करते हैं, रियोस्टैट यूज करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस या इसी को हम लोग रियोस्टैट भी बोलते हैं, रियोस्टैट है ना। ये क्या है, इज अ डिवाइस टू रेगुलेट द करंट when the voltage source is kept constant। है ना, जो भी हम लोग वोल्टेज सोर्स लेते हैं तो उसको हम लोग सेम रख रहे हैं, तब हम लोग करंट को कैसे घटाएंगे बढ़ाएंगे, इस रियोस्टैट के हेल्प से। सो इट इज अ डिवाइस टू रेगुलेट द करंट। क्लियर है। उसके लिए जनरली जो हम लोग सर्किट डायग्राम देखेंगे, रियोस्टैट को कैसे दिखाते हैं, ये जैसे नाइक्रोम वायर है, इसके अक्रॉस में ये वोल्ट मीटर लगा दिए, है ना, यहाँ पे ये स्विच है, ये हो गया एमीटर। अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ले लेंगे, ये हो गया। इसको इस तरह से दिखाते हैं, या तो वायर इस तरह से नीचे से जाएगा या इस तरह से ऊपर से जाएगा। तो यहाँ ये जो फॉर्म है इसी को हम लोग रियोस्टैट करते हैं, है ना, सिंबल से इसी तरह से दिखाते हैं। ठीक है, सिर्फ रेजिस्टेंस जो होगा, मतलब जो फिक्स रेजिस्टेंस है उसको इस तरीके से दिखाते हैं, और वही अगर इस तरह से हो जाएगा और यहाँ इस तरह एरो साइन करके दिखा देंगे, ये मान लीजिए सर्किट के साथ कनेक्टेड है ना, तो ये जो है इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टैट। ठीक है, तो एक दूसरा इसी का दूसरा सर्किट डायग्राम ये हो जाएगा। इसमें हम लोग सेल को चेंज कर रहे थे और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल को कांस्टेंट रखे हैं और ये रेजिस्टेंस को हम लोग चेंज करके करंट का और वोल्टेज का रीडिंग ले लेंगे, है ना। ये पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, है ना। तो इस तरीके से हम लोग करंट फ्लो पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से शो करेंगे। हमेशा जब भी सर्किट डायग्राम बनाइएगा ये सब जरूर से कर दीजिएगा, है ना। एरो साइन जो है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, विदाउट एरो साइन ये मीनिंगलेस हो जाता है ना, कि करंट फ्लो नहीं दिखा रहे हम लोग, तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब ये स्विच ऑन है, ये करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका सर्किट डायग्राम हो, या तो ये हम लोग कर सकते हैं या फिर एक्चुअली हम लोग जो लैब में करते हैं इसी को करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है ये किस किस फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, तो ये जो रेजिस्टेंस है वो किस किस बात पे डिपेंडेंट है। सबसे पहले जो है वो है नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, है ना। अलग अलग जो मेटल है, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, सबका जो रेजिस्टेंस है अलग अलग है ना। वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो अलग अलग होता है ना, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग है, इसीलिए उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी उसी हिसाब से अलग अलग होता है। अब क्या है, ऑन इट्स लेंथ, अब सेम मटेरियल है लेकिन अगर लेंथ ऑफ वायर ज़्यादा है
उससे क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको ज़्यादा लंबा जो डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है ना, तो उसमें जो नंबर ऑफ कोलिजन्स है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ जितना बड़ा होगा, जितना लंबा होगा, रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या ऑन इट्स थिकनेस भी बोल सकते हैं, है ना। जितना ज़्यादा थिक होगा तो उसका एरिया ज़्यादा हो रहा है। अब एरिया ज़्यादा होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा स्पेस मिल रहा है मूव करने के लिए, तो उससे उसका जो मूवमेंट है वो ज़्यादा इजी होगा, मतलब उसमें रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा स्पेस मिल रहा है मूव करने के लिए। इसका मतलब है ये R जो है इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब ये टेम्परेचर, टेम्परेचर से क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट भी बढ़ जाएगा, जो रैंडम मूवमेंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। ठीक है, अब वो अगर इंक्रीज हो जाएगा तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब हम लोग जो ओम्स लॉ देख रहे हैं उसमें हम लोग देखे हैं कि प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, वो इसीलिए है ताकि टेम्परेचर सेम होने से उसका इफेक्ट रेजिस्टेंस पे नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे उस बात को देख लीजिए, चूंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, टेम्परेचर को हम लोग चेंज नहीं कर रहे, सेम टेम्परेचर पे है, मतलब रेजिस्टेंस उससे चेंज नहीं हो रहा है। तो उसी केस में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने से क्या होता है, जो ग्राफ हम लोग लेते हैं वो स्ट्रेट लाइन होता है थ्रू द ओरिजिन। क्लियर है, जब भी इस तरह से जो दो क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी वो अगर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जो ग्राफ मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो ये होता है कि व्हेन टेम्परेचर रिमेन सेम, टेम्परेचर अगर सेम नहीं रहेगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो ये जो ग्राफ है ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन नहीं होकर इस तरह से कर्व हो जाएगा। ठीक है, तो जो ओमिक कंडक्टर बोलते हैं कि जो ओम्स लॉ फॉलो कर रहे हैं तो उसके लिए जो ग्राफ होगा तो वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तो इसीलिए हम लोग टेम्परेचर को हम लोग अभी नहीं देखते हैं, क्योंकि हम लोग ओम्स लॉ में क्या देखे हैं, टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। तो मेन ये तीन बात होगी, है ना, लेंथ पे डिपेंडेंट हो गया और क्रॉस सेक्शन पे। तो रेजिस्टेंस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब इन दोनों को अगर मिला देते हैं, कंबाइनिंग द टू, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, इसको इक्वेशन 2, कंबाइनिंग द टू इक्वेशंस, एक साथ अगर कर देंगे तो प्रोपोर्शनल टू L/A ये हो जाएगा। अब फिर से हम देखते हैं ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए एक इक्वल लेंगे, साथ ही एक कांस्टेंट फैक्टर लेंगे, और R इक्वल टू कांस्टेंट फैक्टर को हम लोग रो इस साइन से लेते हैं, है ना। रो और L इसको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, है ना, ये रो हो गया और ये L/A। फिर रो क्या है, रो इज अ कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब थोड़ा इस पे बात करेंगे। where rho is a constant, where rho is a constant known as specific resistance और एक और नाम है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी of the material of the wire, है ना, जिस मेटल का वो बना हुआ है, जिस मटेरियल का है उसका रेजिस्टिविटी, ये जो रो है ना, इसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। ये उस मटेरियल के लिए होता है जिस मटेरियल से वायर बना हुआ है। कॉपर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कुछ होगा, एल्यूमिनियम का कुछ और होगा, आयरन का कुछ और होगा, मरकरी का कुछ और होगा, है ना। तो ये जो है ये हर एक मटेरियल के लिए अलग है।
अब इस पे थोड़ा बात करते हैं कि इसमें और रो इस आर में क्या रिलेशन है। आर इक्वल टू रो एल बाई ए देख रहे हैं। अब यहां से देख लेते हैं, ये आर जो है इक्वल टू रो, अब एल को अगर हम 1 ले लेते हैं और ए को भी 1 ले लेते हैं, 1/1 ले लेते हैं, मतलब यूनिट लेते हैं, है ना, ये यूनिट लेंथ है, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो क्या हो गया, आर इक्वल टू रो हो गया। तो यहां से हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब क्या है, व्हेन एल इक्वल टू 1 यूनिट, व्हेन एल इक्वल टू 1 यूनिट एंड ए इक्वल टू 1 यूनिट, देन रो इक्वल टू आर। इसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ दैट मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, resistivity of material is the resistance of a wire of that material of unit length and unit area of cross section। क्लियर है, यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो रेजिस्टेंस होगा तो वही हो जाएगा रेजिस्टिविटी। अब यहां से हम रेजिस्टिविटी का यूनिट भी देख सकते हैं, ये आर का ओम है, इसका मीटर है, इसका एरिया का मीटर स्क्वायर, ठीक है, आर का हो जाता है मीटर, सॉरी आर का है ओम, इसका ओम है, रो हमको नहीं मालूम, लेंथ का है मीटर और एरिया का है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, 1 मीटर इधर नीचे आ जा रहा है ओम और 1 मीटर जो इधर आएगा, तो ये रो हो गया ओम मीटर। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। एसआई यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर, इस तरह से लिखते हैं ओम मीटर। क्लियर है। अब यहाँ पे रेजिस्टिविटी को थोड़ा सा समझ लीजिए, रेजिस्टिविटी को क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट मटेरियल। यहाँ ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए रेजिस्टेंस क्या है, कोई भी जैसे कॉपर वायर है, कोई वायर लिया है, उस कॉपर वायर का शॉर्ट लेंथ या लॉन्गर जो लेंगे, है ना, जो अगर छोटा लेंथ है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जितना लंबा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। लेकिन रेजिस्टिविटी क्या होगा, रेजिस्टिविटी विल रिमेन द सेम, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या है, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कोई भी वायर ले लीजिए, कितना भी लंबा ले लीजिए या कितना भी चौड़ा ले लीजिए, जो यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया है वो हर एक पॉइंट में हमको मिलेगा, जो स्मॉल से स्मॉल यूनिट है ना, तो उसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज सेम, क्योंकि ये कॉपर वायर है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो जाता है ना। तो किसी गिवन मटेरियल के लिए ये रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, भले वो कितना भी लंबा हो या चौड़ा हो, है ना। लेंथ और एरिया पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है, लेकिन रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का डिफरेंस है वो क्लियर होना चाहिए। उसी तरह रेजिस्टेंस का यूनिट जो है ओम है और इसका है ओम मीटर, है ना। सेम मटेरियल का रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, लेकिन रेजिस्टिविटी सेम मटेरियल का चेंज नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल टेम्परेचर चेंजेस। जब टेम्परेचर चेंज होगा तभी ये चेंज होगा रेजिस्टिविटी। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो है उसको देख लेंगे। उम्मीद है आज का क्लास आप लोगों को क्लियर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।